तो विराम चिन्ह से संबंधित ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको 5 विराम चिन्ह कंप्लीट कराए थे और वो जो 5 विराम चिन्ह कंप्लीट कराए थे उसे कंप्लीट करने में लगभग हमें 1 घंटे का समय लगा था। तो हमने आपसे हमेशा एक ही बात बोली है कि जब कभी भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसे सदैव इन डिटेल ही पढ़िए। यदि आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यदि कोई भी डीप में प्रश्न आ जाता है तो आपका वह प्रश्न जो होगा वो कभी भी गलत नहीं होगा यदि आपने इन डिटेल पढ़ा है। तो यदि आपने इन डिटेल नहीं पढ़ा है तो यदि आपका डीप में कोई प्रश्न आ जाता है तो आप ये सोचते हो कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, इतना तो हमने ये चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं है। तो हम सदैव ही आपसे एक ही बात बोलते हैं कि जब कभी भी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप सदैव उसे इन डिटेल ही पढ़िए। ठीक, तो यहाँ पर हमने 5 विराम चिन्ह पहले क्लास में कंप्लीट किए थे और ये सेकंड क्लास में ये हमारा 6वां विराम चिन्ह है। इसे कहते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ठीक, इसे हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये जो होते हैं ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एकहरे अवतरण और दूसरा होता है दोहरे अवतरण। एकहरे अवतरण जो होता है उसका ये चिन्ह होता है और उसके बाद दोहरे अवतरण जो होता है उसका साइन ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि एकहरे अवतरण की बात की जाए तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा किसी कवि का उपनाम। यदि किसी कवि का हमें उपनाम देना हो या किसी कविता का शीर्षक देना हो या किसी पुस्तक का नाम देना हो, ठीक, या किसी पुस्तक का नाम देना हो या फिर किसी पत्र पत्रिका का नाम उल्लेखित करना हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एकहरे अवतरण का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर यदि एकहरे अवतरण के एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आपसे यदि डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं इनको जो पदवी दी गई थी तो वो क्या पदवी दी गई थी, तो आप यहाँ से ये भी बता सकते हो कि इनको जो पदवी दी गई थी वो थी आपकी निराला की पदवी दी गई थी। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जो पदवी है वो क्या है, निराला। ठीक, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एकहरे अवतरण का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, और इसे हम क्या कह सकते हैं, उपनाम भी कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद जैसे कि आपका है गोदान। ठीक, ये किसने दिया था, मुंशी प्रेमचंद का ये एक उपन्यास है। ठीक, इसके बाद है अग्निपथ। अग्निपथ क्या है, हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध कविता है। ठीक, इसके बाद रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो ये किसने की थी, तुलसीदास ने की थी। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा जो प्रयोग है वो करते हैं वाक्य में किसी अक्षर या शब्द या वाक्यांश को उल्लेखित करने में। ठीक, क्या, किसी वाक्य में किसी अक्षर, किसी शब्द या किसी वाक्यांश को उल्लेखित करने में। जैसे कि यहाँ पर है हिंदी में री यानी दीर्घ री का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, इसके बाद है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा एक व्यापक शब्द है। ठीक, यहाँ पर ये शब्द है और यहाँ पर ये क्या है, अक्षर है। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे मनुष्य का शिक्षित होना आवश्यक है। अब यहाँ पर क्या है, ये एक शब्द है, शिक्षित होना आवश्यक है। ठीक, इसके बाद हमारा दूसरा जो भेद होता है, दूसरा जो हमारा भेद होता है अवतरण का वो होता है दोहरा अवतरण। ठीक, और दोहरा अवतरण का जो साइन होता है वो आपका ये होता है। ठीक, इसके बाद इसका जो सबसे पहला प्रयोग है वो है किसी मुहावरे या लोकोक्ति या किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए। देखिए इसका जो अधिकतर जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कि किसी ने यदि कोई बात कही है और उस बात को कभी भी बदला नहीं जा सकता, किसी भी कारणवश उस वाक्य को या उस बात को कभी भी बदला नहीं जा सकता, उसे सदैव ज्यों का त्यों ही लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब ये जो वाक्य है ये ऐसा का तैसा ही रहेगा, ये कभी भी आपका बदलेगा नहीं, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही हमें लिखना होगा। ठीक, अब इसके बाद है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक, जैसे कि हमने बताया था मुहावरे लोकोक्ति वगैरह में। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है राम ने सोहन को दूर से आता देख कहा शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद दोहरे अवतरण का जो हमारा प्रयोग दूसरा होता है वो होता है
कई बार संज्ञा वाले वाक्यों में मुख्य वाक्य से पहले, जैसे इसे समझते हैं, तुम मेरे भाई हो, यह बात विद्यालय में सिर्फ सुहानी जानती है। अब यहाँ पर मुख्य वाक्य क्या होगा? तो मुख्य वाक्य होगा आपका, यह बात विद्यालय में सिर्फ सुहानी जानती है। यह आपका मुख्य वाक्य हो जाएगा। और इस मुख्य वाक्य से पहले यानी कि तुम मेरे भाई हो, तो इस वाक्य में क्या करना है? हमें यहाँ पर दोहरे अवतरण का प्रयोग करना है। ठीक, तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारा ब्राह्म चिन्ह का जो नेक्स्ट भेद है 7वां, वो है योजक या संयोजक या सामाजिक चिन्ह। इसे योजक, संयोजक और सामाजिक तीनों नामों से जाना जाता है। ठीक, और इसका जो चिन्ह होता है वो आपका ये होता है। ठीक, इसके बाद इसके बारे में थोड़ा समझना है हमें। जैसे कि आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत में कौन सा ऐसा चिन्ह है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप बताओगे कि योजक चिन्ह का प्रयोग जो होता है वो संस्कृत में नहीं किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर एक आपसे प्रश्न पूछा गया था कि ये जो वाक्य है, ये जो बात है, ये किसने कही थी या किसने बोला था। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे श्रीयुत रामचंद्र ने कहा कि यदि वाक्य में योजक चिन्ह का ठीक ठीक प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ और उच्चारण से संबंधित अनेक प्रकार के भ्रम हो सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका पहले पूछा जा चुका है और इस प्रश्न को आप याद रखिए। फिर से भी देखिए, काफ़ी प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि रिपीट कर जाते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न पहले आपका पूछा जा चुका है, ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो आप इसे याद रखिए कि ये किसने कहा था, तो श्रीयुत रामचंद्र ने। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रयोग है, देखिए योजक चिन्ह का जो सबसे पहला प्रयोग है वो है दो समान प्रधानता रखने वाले शब्दों को जोड़कर। देखिए, दो ऐसे शब्द जिनकी प्रधानता जो होगी वो एक समान होगी, यानी कि पहला जो शब्द होगा उसकी जितनी प्रधानता होगी उतनी ही प्रधानता दूसरे शब्द की होगी। यदि दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान है तो उनके बीच में सदैव भी क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और दूसरी बात कि वह जो शब्द होते हैं उनके बीच में सदैव और, अथवा, या इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके लुप्त रहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि माता पिता, यानी कि हम इसे कहेंगे माता और पिता, और माता और पिता दोनों की प्रधानता जो होती है वो समान ही होती है। ठीक, इसी प्रकार से भाई बहन, ठीक, पाप पुण्य, लड़का लड़की, ठीक, ऐसे ही बोल सकते हैं लड़का या लड़की। ठीक, इसके बाद है आपका आदमी औरत, इसके बाद नाना नानी। ठीक, तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनकी प्रधानता जो होती है वो एक समान होते हैं और इनके बीच में सदैव भी क्या होता है? योजक चिन्ह का हमें प्रयोग करना होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा, जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तब। जैसे कि लूला लंगड़ा, भूखा प्यासा, अंधा बहरा। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है हमारा, जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो। देखिए, सार्थक और निरर्थक क्या होता है? जैसे कि यदि एक शब्द है जिसका आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो वह एक सार्थक है। यदि ऐसा कोई शब्द जिसका आपको अर्थ नहीं पता, जिसके बारे में आपको नहीं पता कि ये क्या है, तो वहाँ पर वह क्या होगा? निरर्थक होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला रोटी, तो रोटी क्या है? रोटी का आपको अच्छे से पता है कि रोटी क्या होता है, तो ये क्या होगा? एक सार्थक शब्द होगा। इसी प्रकार से सोटी, तो सोटी क्या होगा कि वह शब्द जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, सोटी क्या है हमें ये नहीं पता। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? सोटी निरर्थक होगा और ये रोटी सार्थक होगा। ठीक, जैसे कि खाना बाना, पानी बानी, झूठ मूठ, रोटी सोटी। ठीक, इसी प्रकार से हमारा चौथा पॉइंट है, जब दो शुद्ध संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयोग की जा रही हो। अब संयुक्त क्रिया आप अच्छे से जानते हो कि क्या होता है। ठीक, तो देखिए, दो संयुक्त क्रिया जब एक साथ प्रयोग हो रही हो वो भी शुद्ध होनी चाहिए। जैसे कि पढ़ना लिखना, कहना सहना, समझना बूझना। ठीक, इसके बाद पांचवा पॉइंट है आपका, क्रिया की मूल धातु के साथ जब प्रेरणार्थक क्रिया आए,
तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है ये भी आप अच्छे से जानते ही होंगे। जैसे कि जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी और के द्वारा कराता है या फिर किसी और के द्वारा वह कार्य कराया किया जाता है, तो वह क्या कहलाती है, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा है गिरना गिराना। अब यहाँ पर गिरना जो लिखा है कि मतलब कि कोई व्यक्ति है जो स्वयं गिर रहा है, तो वह क्या हो रहा है कि व्यक्ति स्वयं ही कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, गिराना। अब गिराना क्या है कि कोई व्यक्ति स्वयं गिर नहीं रहा है, किसी के द्वारा गिराया जा रहा है। तो ये होगी आपकी क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया, और ये क्या होगी आपकी मूल धातु। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर फैलना फैलाना, ओढ़ना उड़ाना। ठीक, इसके बाद आपका छठवां पॉइंट है दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में। ठीक, जब दो प्रेरणार्थक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जा रही हों तब वहाँ पर क्या होगा, आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे कि डराना डरवाना। तो डराना जो है ये भी आपकी एक प्रेरणार्थक क्रिया है और डरवाना ये भी आपका एक प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसे, क्योंकि देखिए डरना होता, यदि डरना होता तो वह क्या था कि जो व्यक्ति है वह स्वयं कार्य कर रहा है कि डरना है, यानी कि डर रहा है, स्वयं से डर रहा है। यदि वह देखिए डराना क्या हो गया, डराना हो गया कोई व्यक्ति जब किसी को डरा रहा है तो क्या हो गया, किसी दूसरे के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, डरवाना, फिर भी किसी दूसरे के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। जो व्यक्ति जो डर रहा है वह स्वयं नहीं डर रहा है, किसी के द्वारा ही उसे डराया जा रहा है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर कटाना कटवाना, जिताना जितवाना। ठीक, तो ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सातवां, जब एक संज्ञा दो बार प्रयोग हो, वो भी एक साथ। जैसे कि गांव गांव, कड़ कड़, कोना कोना, बच्चा बच्चा। ठीक, इसी प्रकार से हमारा आठवां पॉइंट है। यहाँ पर बोला गया है परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रियाओं के बीच प्रयुक्त होने वाले ही, से, का, ना तथा अव्ययों के साथ। जैसे कि दिन ही दिन, यहाँ पर ही प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर भी प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर भी प्रयोग हो रहा है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कम से कम, तो यहाँ पर भी प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर भी प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर प्रयोग किसका हो रहा है, से का प्रयोग हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से जब का, तब और कुछ ना कुछ। ठीक, इसके बाद आपका नौवां पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है जब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दो पद एक साथ प्रयोग हो। क्या, जब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दो पद एक साथ प्रयोग हो रहे हों। जैसे कि 10 20, ये जब निश्चित किसी संख्या की बात की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, निश्चित। और जब किसी निश्चित संख्या की बात नहीं की जाती तब वहाँ पर हमें पता नहीं पड़ता कि यह जो वस्तु है वह कितनी संख्या के अंदर है, तब वहाँ पर वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक क्या होगा, जिसकी संख्या निश्चित होगी। ठीक, जैसे कि 2 4, पहला दूसरा, 1 1। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है जब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बीच सा से हो, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक बोला गया है। तो अनिश्चित संख्यावाचक आप अच्छे से जानते हो कि अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, जहाँ पर हमें पता न लगे कि यह जो वस्तु है वह कितनी संख्या में है। वहाँ पर हमें पता ना लगे कि यह वस्तु जो है वह कितनी संख्या में है, तो वहाँ पर वो क्या होगा, आपका अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि अधिक से अधिक। ठीक, और अधिक कितना ये हम नहीं कह सकते। ठीक, इसी प्रकार से बहुत से बहुत सा पैसा। ठीक, तो बहुत कितना होगा ये भी हम नहीं कह सकते। यहाँ पर लिखा है बहुत से लोग, तो बहुत कितना होगा ये भी हमें नहीं पता। ठीक, इसके बाद आपका 11वां पॉइंट है जब गुणवाचक विशेषण के साथ सा जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए, सा जोड़ा जाए। जैसे कि लंबा सा लड़का, लंबा सा लड़का, यहाँ पर क्या जुड़ा है, सा जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से बड़े लोग। ठीक, बड़ा सा पेड़। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 12वां,
जिसमें बोला गया है जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता तब उसके साथ संबंधित पद जोड़कर, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है कि संबंधित पद को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए पद क्या होता है, तो देखिए हमेशा ही याद रखिए, जब कोई शब्द है जो कि किसी भी कैटेगरी से संबंधित हो, लेकिन जब उसे एक वाक्य के अंदर प्रयोग किया जा रहा है तो वह एक पद कहलाता है। लेकिन यदि वह शब्द सीधा साधारण रूप से रखा हुआ है तब वह सिर्फ और सिर्फ शब्द कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बोलें कि राम जाता है, ठीक। अब यहाँ पर ये जाता क्या है, वैसे ये एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कहलाएगा कि यहाँ पर एक पद कहलाएगा। लेकिन इसी प्रकार से यहाँ पर यदि लिख दिया जाए कि जाता इस प्रकार से लिख दिया जाए तो यह क्या कहलाएगा, एक शब्द कहलाएगा, ठीक। तो शब्द और पद क्या होता है, ये चीज़ आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि संबंधित जो पद है इसको क्या करते हैं कि उसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि भाषा संबंधित चर्चा, ठीक, व्यापार संबंधित चर्चा, ठीक। इस प्रकार से आपका 13वां पॉइंट है आपका, जब दो स्वतंत्र शब्दों के बीच संबंध कारक के चिन्ह का, की और के लुप्त हो तब वहाँ पर हम क्या करेंगे कि योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मानव जीवन क्या होगा, मानव का जीवन। देखिए संबंध कारक क्या होता है, देखिए कारक वाले टॉपिक में हमने आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बता दी थी, ठीक। तो संबंध कारक क्या होता है ये चीज़ आपको अच्छे से पता है, ठीक। इस प्रकार से कृष्ण लीला यानी कृष्ण की लीला, यहाँ पर है शब्द सागर यानी कि शब्दों के सागर, ठीक। इसी प्रकार से ये आपका 14वां पॉइंट है, इसके बारे में हमने लिखा नहीं है लेकिन हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमारी एक नोटबुक होती है तो नोटबुक में लाइनें खिंची हुई होती हैं कि यहाँ से यहाँ तक इतनी ही लाइन में हमें क्या होता है कि पूरा लिखना होता है। लेकिन जब कभी भी हमारा कोई ऐसा शब्द होता है कि जो कि हम लास्ट में जब लाइन के लास्ट में जब हम उस शब्द को लिख रहे हैं लेकिन वह शब्द पूरा नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक योजक चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद उस शब्द का बचा हुआ हिस्सा अगली लाइन के फर्स्ट स्थान पर हम लिख देते हैं। जैसे कि राम जी की कृपा से मेरे निम्नलिखित, यहाँ पर निम्नलिखित पूरा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ये लिखित ये यहाँ पर हो नहीं पा रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे योजक चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे स्टार्टिंग में, ठीक। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा 8वां भेद है विराम चिन्ह का, जिसे हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह, ठीक। और इसका जो साइन होता है वो आपका ये होता है, ठीक। अब इसके बारे में जाने तो यह चिन्ह आकार में योजक चिन्ह से थोड़ा ही बड़ा होता है, ठीक। इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि इसका सबसे पहला जो प्रयोग होता है वो होता है नाटक के संवादों में। जैसे कि यहाँ पर नाटक जब कभी भी लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, जैसे कि माँ बोल रही है तो यहाँ पर लिखा है माँ, तो इसके बाद क्या किया हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। फिर बेटा तुम विदेश से कब लौटोगे, यानी कि माँ ये बोल रही है कि बेटा तुम विदेश से कब लौटोगे, ठीक। अब इसके बाद राकेश जो कि इस माँ का बेटा है तो वह बोलता है कि माँ मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। इसके बाद ये आपका दूसरा प्रयोग है जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई वस्तुओं का निर्देशन एक साथ किया जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो काल 3 प्रकार के होते हैं। अब हमें ये बताना है काल 3 प्रकार के होते हैं और इस प्रकार से कोई भी बात हो और उसको आपको डिस्क्राइब करना है तो उसको कैसे करोगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने काल 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। इस प्रकार से हम बता देंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, ठीक। इसके बाद आपका तीसरा प्रयोग है जब लिखते समय किसी बात को अचानक अधूरा छोड़ा जाए। जब लिखते समय किसी बात को अचानक अधूरा छोड़ा जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे कि यदि आज मोहनलाल जी जीवित होते, तो यहाँ पर जीवित होते के बाद जो आने वाला है वो हमें यानी कि हमें शो नहीं करना है, तो उसे शो नहीं करना है तो उसके स्थान पर हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए,
जब हमें कोई बात बोलनी है और बोलते समय हमें कोई उस बात को जितना हमने बोल दिया उतना बोल दिया, उसके बाद हमें आगे नहीं बोलना है, तो वहाँ पर हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके बाद ये जो भी है आपका आगे बोल दिया जाएगा। आप अब कुछ भी आगे टेंस लगा सकते हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चौथा प्रयोग है, यहाँ पर दिया गया है विचार श्रृंखला में परिवर्तन के लिए, जैसे कि और यह सब कैसे हुआ। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि चिन्ह लगाया और यहाँ पर जवाब दिया तुम खुद से सोच लो। ठीक, इसके बाद हमारा पांचवा प्रयोग है, जैसे कि अवतरण चिन्ह के पहले या फिर बाद में, जैसे कि यहाँ पर लिखा है रोहित कहता है, रोहित कहता है भगवान हर जगह है। अब यहाँ पर ये अवतरण चिन्ह है, ये आपके दोहरे अवतरण हैं, तो इससे पहले यहाँ पर हमने चिन्ह लगा दिया। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अवतरण चिन्ह है जो हमारे इनके बाद में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हमारा जो नौवां भेद है वो है आपका विवरण चिन्ह। ठीक, ये विवरण चिन्ह का यहाँ पर ये साइन होता है इस प्रकार से। ठीक, तो इसका जो प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है वो होता है कथन को विस्तार देने के लिए या फिर विवरण देने के लिए। जैसे कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, क्या होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। तो ये चीज़ इस प्रकार से बताने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या करनी है? विशेषण और क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर हमने ये चिन्ह लगा दिया। ठीक, इसी प्रकार से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ चार होते हैं, कर्म, धर्म, मोक्ष और अर्थ। इस प्रकार से हम जिस किसी भी चीज़ का यदि हम विवरण देते हैं, ठीक, या फिर किसी कथन का विस्तार देते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है कि विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियों के निम्नलिखित फायदे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये चिन्ह लगाया। ठीक, इसके बाद जो भी आपके फायदे हैं वो सारे हम लिख देंगे। ठीक, तो ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा वेद है जो कि हमारा 10वां वेद है, जिसे हम कहते हैं उपविराम। ठीक, तो ये उपविराम जो होता है इसका सबसे पहला जो प्रयोग है हमारा वो क्या है? जब किसी कथन को अलग से दिखाना हो। जैसे प्रदूषण क्या है? एक अभिशाप है। ठीक, अब ये जो प्रदूषण है, ये जो पॉइंट है, इसको अलग से दिखाने का कार्य क्या कर रहा है? एक अभिशाप है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है? हमें कॉलन का प्रयोग करना है। ठीक, यहाँ पर है विज्ञान क्या है? वरदान या अभिशाप है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संवाद लेखन में। संवाद लेखन में जैसे कि सुमित, सुमित कहता है कि चलिए आपको यमराज से मिलवाऊं। अब उसके बाद राकेश कहता है कि भाई अभी मेरी उनसे मिलने की इच्छा नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शीर्षक देने के लिए। जब हम किसी भी बात का शीर्षक देते हैं तब वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे कि माँ ममता की प्रतिमूर्ति है। माँ क्या है? ममता की प्रतिमूर्ति है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा उदाहरण देने के लिए। जब कभी भी आप एग्जाम्पल लिखते हो इसी प्रकार से, जैसे कि आपने इस प्रकार से लिखा तो आप इस प्रकार से लगाते हो। ठीक, आपको ये चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो जैसे कि हमने जैसे कि यहाँ पर ये अंग्रेजी में लगाते हैं, ये तो हमारा सभी जगह पर लगा हुआ होता है। ठीक, लेकिन हम जब कभी भी हिंदी में लिखते हैं तो जैसे कि लिखा हमने जैसे है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? उपविराम का प्रयोग किया और उसके बाद जो भी आपको लिखना है लिख दिया। वह अब मेरा मित्र नहीं है। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 11वां भेद है, जिसे हम कहते हैं हंसपद या त्रुटि पूरक।
ठीक। और इसका जो साइन होता है वो आपका ये होता है। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इसका बस एक छोटा सा काम होता है। इसमें क्या होता है कि यदि आप कोई वाक्य लिख रहे हो और लिखते समय यदि उस वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हम इस प्रकार से हंस पद को लगाएंगे, सिर्फ इसी प्रकार से लगाते हैं। और जो भी आपका शब्द छूटा हुआ है उसे लिखने के लिए हम ऊपर की साइड उसे लिखते हैं, जैसे कि आप ये सारा मैटर यहाँ पर देख रहे हो ये, ठीक। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद आपका 12वां भेद होता है रेखांकन या रेखा चिन्ह, जिसे हम अंग्रेजी में अंडरलाइन कहते हैं, आप अच्छे से जानते हो, ठीक। इसका जो आपका प्रयोग होता है, सबसे पहला प्रयोग है इसका किसी लेख के किसी महत्वपूर्ण पद या वाक्यांश को दर्शाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो ये यहाँ पर ये क्या है, एक महत्वपूर्ण बात है, ठीक। इसी प्रकार से इसका यहाँ पर दूसरा प्रयोग है किसी लेख में उपस्थित किसी पद या वाक्यांश के विषय में विशेष अवधारणा देने के लिए। जैसे कि हमारा भारत देश महान है, अब यहाँ पर महान पर अंडरलाइन लगी हुई है। अब यहाँ पर पूछा गया है रेखांकित शब्द की प्रकृति क्या है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा भेद है 13वां, उसे कहते हैं हम लोप सूचक चिन्ह, ठीक। जो लोप सूचक चिन्ह होता है वो आपका एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 3 प्रकार से यूज होता है। जैसे कि इसके बारे में समझें तो किसी लेख में किसी बात को छुपाने या गोपनीय या अश्लील बातों को छुपाने, कहानी का आगे का हिस्सा जानने की उत्सुकता बढ़ाने आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, जैसे कि ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मोहन के विषय में हमने सच ही सुना था कि शाम होते ही वह, अब यहाँ पर क्या आएगा ये हमें नहीं पता, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला था किसी बात को छुपाने के लिए, ठीक, या किसी गोपनीय बात को छुपाने के लिए, या किसी अश्लील बात को छुपाने के लिए, या फिर कहानी का जो उत्सुकता होती है। जैसे कि अभी आपने एक कहानी बताई और उस कहानी का यदि आपने कोई पार्ट छोड़ दिया, अब उससे आगे अपने आपने नहीं बताया है और वहीं पर आपने जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वहीं से आपने उसे छोड़ दिया, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो सामने वाला जो सुनने वाला होगा वो क्या सोचेगा कि जल्दी से इसका आगे वाला हिस्सा हमें देखने को मिले या सुनने को मिले। जैसे कि आप कोई सीरियल वगैरह देखते हो तो वहाँ पर जब उसका एंड किया जाता है तो वहाँ पर ऐसी जगह पर एंड किया जाता है कि जहाँ पर आगे देखने वाला जो मतलब कि जो देखने वाला होता है वो सोचता है कि आगे आने वाला जो भी आपका प्रोग्राम होता है उसे देखने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। तो वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं यहाँ पर, जैसे कि मोहन के विषय में हमने सच ही सुना था कि शाम होते ही वह, अब यहाँ पर क्या आएगा अब ये नहीं पता, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, या फिर हम इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, या फिर इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, ठीक। और हम बहुत डर गए, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट भेद है 14वां भेद है ये हमारा पुनरुक्ति या अनुवृत्ति सूचक चिन्ह, और इसका जो साइन होता है वो आपका ये होता है, ठीक। अब यहाँ पर एक ही बात को बार बार लिखने से बचने के लिए, बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राधा शाम को ट्यूशन जाती है, अब यहाँ पर राधा 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 बार बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राधा शाम को ट्यूशन जाती है, राधा सुबह स्कूल जाती है, राधा दोपहर को डांस क्लास जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जैसे कि व्यक्ति का नाम, निवास स्थान, अब यहाँ पर क्या है, दिलीप, मोहन, सोहन, रोहित। अब यहाँ पर इनका जो निवास स्थान है, दिलीप का आगरा है, मोहन का आगरा है, सोहन का आगरा है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया है, ठीक। अब यहाँ पर रोहित का अलग है, तो इसका यहाँ पर हम चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। जब एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाएगा तब हम क्या करेंगे,
उसी शब्द के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो भेद है वो है 15वां लाघव चिन्ह। जो लाघव जो चिन्ह होता है, इसका जो साइन है, ये साइन होता है इसका। ठीक, इसका जो प्रयोग होता है वह किसी प्रसिद्ध चीज को संक्षेप में कहने के लिए। संक्षेप का अर्थ होता है यानी कि छोटे रूप में ही उस पूरी बात को समझा दिया जाए शॉर्ट रूप में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है डॉक्टर, तो डॉक्टर के स्थान पर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये जो होता है ये होता है आपका लाघव चिन्ह, और इसे इस प्रकार से लगा दिया जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लाघव चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर ये पूरा ही पढ़ लिया जाएगा उत्तर प्रदेश। ये भी आपका उत्तर प्रदेश और ये भी आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, अब इसके बाद हमारा 16वां भेद होता है, वो होता है कोष्टक चिन्ह। जो कोष्टक चिन्ह होता है वह आपके 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ये सबसे छोटा कोष्टक, ठीक, उसके बाद ये मझला कोष्टक, उसके बाद ये सबसे बड़ा कोष्टक। इस प्रकार से ये कोष्टक होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर वाक्य में सबसे पहला प्रयोग है, वाक्य में आए जटिल शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसका, और सबसे इजी प्रयोग इसका यही होता है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी इसका प्रयोग यही होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे कि लता मंगेशकर भारत की कोकिला हैं। तो यहाँ पर ये जो कोकिला है, इसका अर्थ यदि किसी को नहीं पता और आप चाहते हो कि ये इसका यदि किसी को अर्थ नहीं पता तो उसको इसका अर्थ साथ में ही पता होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होगा, आप कोष्टक के अंदर इसका जो अर्थ होगा वो आप यहाँ पर डाल दोगे। जैसे कि कोकिला का अर्थ होता है मीठा गाने वाली। ठीक, और इसको जब कभी भी प्रयोग किया जाता है तो इसी प्रकार से प्रयोग किया जाएगा कि पहले शब्द लिखा जाएगा, और शब्द लिखने के बाद वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर तब उसका अर्थ डाला जाएगा। उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या किया जाएगा कि शब्द पहले लिखा जाएगा, उसके बाद इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका दूसरा प्रयोग होता है नाटक में अभिनय करने वाले के निर्देशों को कोष्टक में रखा जाता है। देखिए आप किसी को निर्देश देते हो कि आपको ये कार्य करना है, ठीक, तब आप क्या करते हो कि उसे बताते हो। यदि आपको लिखित रूप में देना है तो आपको क्या करना होगा कि उसे कोष्टक के अंदर डालकर वो क्रियाएं जो आपको उसे बतानी है, जो क्रियाएं उसको करनी है, वो क्रियाएं आपको कोष्टक के अंदर लिखकर देनी होंगी। जैसे कि सीता, अब सीता पर जैसे कि कोई सीता का रोल कर रही है कोई लेडीज, अब उससे बोला जा रहा है कि सीता का रोल करना है और इस प्रकार से आपको करना है, तो आप क्या करोगे वहाँ पर कि सीता आगे बढ़ते हुए, यानी कि सीता को यदि ये बातें बोलनी है, उसका जो डायलॉग है, जैसे कि हे धरती माँ मुझे अपनी गोद में संभालो, अब ये जो डायलॉग है उसे बोलना है तो किस प्रकार से बोलना है, तो उसे बोलना है आगे बढ़ते हुए, यानी कि चलते चलते ही उसे बोलना है ये बात है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रयोग है वो है जब आप किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना चाहते हो परंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखना चाहते हो। जैसे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, जैसे कि उन दिनों में ज्ञान ज्योति हाई स्कूल, ठीक, ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या लिखा है, ज्ञान ज्योति हाई स्कूल में हिंदी का अध्यापक था। ठीक, मतलब कि उसका कहने का मतलब ये है कि ज्ञान ज्योति जो हाई स्कूल है वो उस समय तो हाई स्कूल था जिस समय कि मैं अध्यापक था, लेकिन अब वो क्या है कि अब वह इंटर कॉलेज है। ठीक, ये बात अगर बतानी है इस प्रकार से, यदि कोई भी बात आप बताना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसे ब्रैकेट के अंदर रखोगे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किसी वर्ग के उपवर्गों को लिखते समय वर्णों या संख्याओं को, जैसे कि आपको जैसे कि ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि का खा गा घा, ठीक, इस प्रकार से, या फिर पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पर हमारा 17वां जो भेद है वो है समानता सूचक या तुल्यता सूचक चिन्ह। इसका जो साइन होता है वो आपका ये रहता है। ठीक,
ये इसका साइन होता है, मतलब बराबर वाला। ठीक, अब यहाँ पर आपको सीधा ही पता है कि इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, जब वहाँ पर जो दोनों ही चीज़ें जो होंगी वो आपकी समान होंगी। जैसे कि पुनः प्लस जन्म, इस दोनों से मिलकर क्या बनता है आपका पुनर्जन्म, यानी कि इस दोनों का मतलब भी वही है और इसका भी मतलब वही है। ठीक, अब यहाँ पर 1 रुपये बराबर 100 पैसे, 1 रुपये कहो या 100 पैसे कहो, बात एक ही है। ठीक, यहाँ पर पाषाण, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ठीक, पाषाण कहो या पत्थर कहो, ठीक, बराबर है। ठीक, इसी प्रकार से आपका कृतघ्न, कृतघ्न का अर्थ होता है आपका उपकार ना मानने वाला। तो यहाँ पर कृतघ्न कहो या उपकार ना मानने वाला कहो, बात एक ही है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है 18वां, टीका सूचक या तारक या पाद चिन्ह। ठीक, आपको ये तीनों ही नाम याद रखने हैं, कोई भी नाम कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको इसमें याद रखना है कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं कि जब किसी लेख में कोई शब्द या विषय ऐसा आ जाए जिसके विषय में अलग से सूचना देनी हो, तब उस शब्द के ऊपर इस चिन्ह को लगाकर लेख के अंत में नोट या टिप्पणी, देखिए नोट या टिप्पणी या इस शब्द पर लगाए गए चिन्ह को लगाकर उस जानकारी को लिख देते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा, अब लिखा तो उसमें कोई ऐसा शब्द आ जाए कि उसके विषय में आपको बतानी है या फिर जानकारी देनी है उस विषय के बारे में, तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए हमने जब ब्रैकेट का प्रयोग किया था तो वहाँ पर क्या किया था, जैसे कि कोई शब्द है उसके बारे में हमें जानकारी देनी है तो उसका जो अर्थ है हम अधिकतर क्या करते हैं, उसका अर्थ हमेशा ही ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यदि यहाँ पर कोई भी हमारा एक शब्द है, कोई भी बात हम लिख रहे हैं, उस बात के अंदर हमारा कोई भी एक शब्द है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कोई भी आपका एक चिन्ह लगा देंगे। ठीक, आपका जो चिन्ह हो सकता है जैसे कि आप स्टार हो सकता है, ठीक, ये ऐसा हो सकता है, या फिर आपका वो आपका हैशटैग हो सकता है। ठीक, इस प्रकार से काफ़ी सारे हो सकते हैं। ठीक, कुछ भी आप एक चिन्ह लगा देते हो। ठीक, अब यहाँ पर उस चिन्ह को हमने क्या किया, उस शब्द के ऊपर लगा दिया। अब उस शब्द को जब हम क्या करेंगे, जब डिस्क्राइब करेंगे तो क्या करेंगे कि जब हमारी वो बात पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, या तो हम टिप्पणी लिख देंगे या फिर हम उस शब्द को, देखिए ये शब्द है इसके ऊपर जो चिन्ह लगाया है उस चिन्ह को ही लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इस चिन्ह को लगा दें, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दें। या फिर हम क्या करेंगे कि अंग्रेजी में इस प्रकार से जो नोट लिखा हुआ है इस प्रकार से लिख देंगे और उससे संबंधित जो भी आपकी जानकारी होगी वो हम दे देंगे। जैसे कि मेरा मित्र सदैव रामचरितमानस, और इसके ऊपर जो है आपका साइन लगा दिया है हमने स्टार वाला। ठीक, तो इसके विषय में हमें क्या करना है कि जानकारी देनी है, इसलिए हमने क्या किया कि इसके ऊपर क्या है एक साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके विषय में जानकारी देंगे, या तो टिप्पणी लिखेंगे या फिर नोट लिखेंगे या फिर हम क्या करेंगे इसी साइन को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब उसके विषय में जैसे कि रामचरितमानस से तात्पर्य तुलसीदास द्वारा रचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य। ठीक, महाकाव्य जो हमारे देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वेद है वो है हमारा 19वां अथवा चिन्ह। ठीक है, अथवा चिन्ह का साइन हमारा ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो जब दो में से किसी एक का चुनाव करना हो। देखिए दो में से किसी एक का चुनाव तो किया जाता है, लेकिन शब्द जो होंगे वो दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक, ये बात भी आपको याद रखनी है। जैसे कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कवयित्री या कवियत्री। तो इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है, तो यहाँ पर क्या है अथवा चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक, इसी प्रकार से वहाँ पर शेर या चीता या तेंदुआ खड़ा है, तो यहाँ पर अथवा चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक, अब इसके बाद हमारा 20वां भेद है दीर्घ उच्चारण या प्लूत चिन्ह। इसका जो साइन होता है वो आपका ये होता है। ठीक, अब इसका जो प्रयोग किया जाता है जब किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगे या दो मात्राओं के बराबर समय लगे। जैसे कि देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है इसमें क्या है कि जैसे कि उंगली मुंह पर उंगली रख के बोलते हो चुप हो जाओ, तो इस प्रकार से जैसे ही आप बोलते हो तो क्या है जो इस है
जो आधा सा है इसका लंबा उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर जितना उच्चारण हो रहा है उतनी बार हम क्या करेंगे, ये एस का साइन लगा देंगे और इसके बाद लास्ट वाला जो शब्द है उसे लिख देंगे। ठीक, लास्ट वाला जो आपका वर्ड है उसे हमने लास्ट में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से ये आपने लिख दिया। ठीक, ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हे राम, इस प्रकार से इसका उच्चारण हो गया। ठीक, और ये भाव के साथ है तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया। ठीक, तो तूने ये क्या किया। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वेद है 21वां वेद, प्रतिशत चिन्ह। प्रतिशत चिन्ह जैसे कि आप अच्छे से जानते हो, प्रतिशत का साइन ये वाला होता है, यानी कि परसेंटेज। ठीक, एग्जाम्पल है यहाँ पर 20% बच्चे 4 वर्ष से कम उम्र के हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से परसेंटेज का प्रयोग किया जाता है। आप परसेंटेज का प्रयोग करते ही रहते हो। ठीक, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होगी। इसके बाद आपका 22वां है समाप्ति सूचक चिन्ह। अब समाप्ति सूचक चिन्ह होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किसी लेख या अध्याय, किसी लेख या अध्याय या पुस्तक की समाप्ति होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो चिन्ह होते हैं, देखिए आपका इस प्रकार से भी प्रयोग किया जाता है, इसका इस प्रकार से भी प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से भी प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार से भी प्रयोग किया जाता है। ये सारे ही चिन्ह आपके क्या हैं, समाप्ति सूचक के चिन्ह हैं। ठीक, जब किसी पुस्तक की समाप्ति होती है तो समाप्ति के बाद आपको ये वाला चिन्ह देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, ये हम आशा करते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का यदि कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपकी समस्या होगी वो आपकी दूर की जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।